हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज का ये जो वीडियो सेशन होने वाला है हमारा, जिसको कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये जून 2026 यानी जो अभी हमारा जून में CSIR नेट लाइफ साइंस का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे हम पार्ट बी एंड पार्ट सी के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि ये PYQ सीरीज के क्वेश्चन होने वाला है और ये वाला हमारा PYQ नंबर 40 होने वाला है। इसके पहले हमने एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं, उनके क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उसके वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में और वीडियो सेक्शन में चैनल के, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेक्टिव और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन है जो कि आपके लिए हेल्प करेगा। और आपको अगर नहीं पता तो बता दें कि ये प्रैक्टिस एवरीडे सेशन होते हैं, जिनको हम डेली बेसिस पे डेली एवरीडे हम एक 15 मिनट का लगभग कोई सेशन होता है जिसको हम कंडक्ट करते हैं और वहाँ पे हम क्वेश्चंस को लेते हैं। यहाँ पे हम डेली प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। अगर आप भी डेली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो ये सीरीज पूरी आपके लिए होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है। आपको आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस होंगे और उनके आपको आंसर देने हैं। जितने क्वेश्चन आपके आंसर में सही होते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी उनसे रिलेटेड डाउट होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप अपने नेक्स्ट का आपको वर्क पहले ये करना है कि आपको वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये एक मॉर्निंग कोटेशन है जिससे कि हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल स्टेप्स एवरीडे, यानी छोटे छोटे स्टेप्स को ही लेंगे तो आगे हम बड़े चीज़ों को देख पाएंगे। तो इसीलिए छोटे छोटे वीडियो को मैं इसीलिए बनाता हूँ जिससे कि आपकी डेली बेसिस पे हेल्प हो। एक दिन में 150 क्वेश्चन देखने से अच्छा है, जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आया, छोटे छोटे क्वेश्चंस को डेली देखें। तो इसलिए ये कोटेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टॉपिक स्क्रीन पे शो होगा, उसका आप जवाब दीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है पार्ट बी में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर ड्यूरिंग स्पर्म कैपेसिटेशन। तो आपको पता होगा स्पर्म कैपेसिटेशन क्या होता है। ये एक एक्टिविटी होती है स्पर्म को मैच्योर करने के लिए। आपको पता है कि जो स्पर्म होता है वो आपके फीमेल यूट्राइन ट्रैक्ट में जब जाता है तो वहाँ पे भी एक स्पर्म का मतलब उसे मॉडिफिकेशन किया जाता है जिससे कि वो एक्टिव होता है। तो उसी वर्क को हम स्पर्म कैपेसिटेशन कहते हैं। इसमें बोल ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो पहला बोला कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स होता है, जिससे कि स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स होता है फीमेल यूट्राइन ट्रैक्ट में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है। स्पर्म कैपेसिटेशन में कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स होता है जिससे कि स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा जाता है। इसकी क्या होती है, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, वो टूटती है। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ स्पर्म मोटिलिटी, ये भी वर्क देखने को मिलता है कि स्पर्म जब कैपेसिटेशन हो जाता है तो स्पर्म बहुत ज़्यादा तेजी से मोटिलिटी करने लगता है। एक्रोसोम रिएक्शन की यहाँ बात कर रहा है, तो ये आपके स्पर्म कैपेसिटेशन का पार्ट नहीं है, ये इंटरेक्शन का पार्ट है ओवा और आपके स्पर्म के इंटरेक्शन का पार्ट है। ये जब आपका एक्रोसोम रिएक्शन कब होती है, जब आपकी ये ओवा होता है और स्पर्म जो होता है एक दूसरे से फ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्रोसोम का रिएक्शन होता है जिससे कि जोना पेल्लुसिडा लेयर जो होती है उससे स्पर्म मतलब रिएक्ट करता है। तो ये वाला पार्ट हमारा स्पर्म की कैपेसिटेशन का नहीं होगा। इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल, तो ये हमें देखने को मिलता है। ये स्पर्म के यूट्राइन ट्रैक्ट में स्पर्म के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाते हैं। ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो, मतलब कि स्पर्म कैपेसिटेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे विच वन नॉट पूछ रहा है, डज नॉट पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सबसे सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्ले द सेंट्रल रोल इन इनिशिएटिंग कैपेसिटेशन वाया एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए PKA। यानी यहाँ बोला इसमें से कौन सी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जो कि प्रोटीन काइनेज ए को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। तो यहाँ IP3 दिया हुआ है, CGMP दिया हुआ है, CAMP दिया हुआ है, DAC दिया हुआ है। तो IP3 और DAC जो होते हैं ये आपके प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट नहीं करते हैं। बात करें CGMP और CAMP जो होता है ये आपका प्रोटीन काइनेज जो होता है वो G वाले को एक्टिवेट करता है। उसकी जगह CAMP की बात करें तो CAMP जो होता है वो हमेशा से प्रोटीन काइनेज ए को ही एक्टिवेट करता है। ये इसका बेसिक फंडामेंटल कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो CAMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो हमेशा PKA को प्रोटीन काइनेज ए को ही एक्टिवेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सबसे सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन मेमेलियन फर्टिलाइजेशन द जोना पेल्लुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन ZP3 इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो आपको पता है कि जोना पेल्लुसिडा की कई सारी लेयर होती हैं जिसमें कि आपकी JP1 आती है, JP2 आती है, JP3 आती है एंड JP4 आती है। मेनली जो JP2 होती है आपको वो मैमल्स में देखने को मिलती है, फीमेल में हमारे ह्यूमंस में देखने को मिलती है और हार्डनिंग के लिए वर्क होती है। यहाँ पे ZP3 का रिस्पॉन्सिबल मतलब कि वर्क पूछ रहा है। तो ZP3 होता है वो ब्लॉकिंग पॉलीस्पर्मी, इंड्यूसिंग द कॉर्टिकल रिएक्शन, मीडिएटिंग स्पर्म बाइंडिंग एंड ट्रिगरिंग द एक्रोसोम रिएक्शन, फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओसाइड मेम्ब्रेन। तो बात करें ब्लॉकिंग पॉलीस्पर्मी की, तो ये आपका जो होता है ये मैमल्स में ZP2 लेयर का वर्क होता है। इंड्यूसिंग द कॉर्टिकल रिएक्शन जो होती है वो आपके स्पर्म और ओवा के
वर्क मतलब कि फर्टिलाइज एक दूसरे से करने के बाद हमें कॉर्टिकल रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसमें कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या कहते हैं हार्डनिंग करते हैं ओवा की, जिससे कि पॉलीस्पर्मी ना हो पाए, बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं फ्यूज ना कर पाए इस ओवा को। नेक्स्ट बोल रहा है मीडिएटिंग द स्पर्म बाइंडिंग ट्रिगरिंग द एक्रोसोम रिएक्शन। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बोल रहा है, ZP3 का वर्क ही यही होता है कि स्पर्म बाइंडिंग साइट को मतलब कि मीडिएट करना, साथ ही साथ उसमें एक्रोसोम रिएक्शन को स्टार्ट करना, जिससे कि एक्रोसोम का मटेरियल जो है वो निकल के आपके ओवा में आ पाए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही होगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवसाइट मेम्ब्रेन। तो ये भी खुद कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सबसे सही माना जाएगा, क्योंकि मीडिएट करने का काम कर रहा है, डायरेक्ट फ्यूजन नहीं करवा रहा, मीडिएट करने का काम ZP3 लेयर ही करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, उनके एक्सप्लेनेशन सिंपल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका जवाब दीजिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म प्रिवेंटिंग द पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स एंड इमीडिएटली आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द एग। यहाँ पर कि रिलीज ऑफ हाई एल्यूराइडेज क्या करता है, ये आपका एक एंजाइम होता है जो कि ये खुद ओवा में जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं स्पर्म के, मतलब कि बहुत सारे पॉलीस्पर्मी ना हो पाए, उसके लिए जो एंजाइम ये होता है हाई एल्यूराइडेज, ये क्या करता है खुद एक स्पर्म को मतलब कि फैसिलिटेट करता है और ओवा की लेयर को काटने का काम करता है, जिससे कि क्या होता है स्पर्म आपका आ सके अंदर ओवा के। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलीस्पर्म को प्रिवेंट नहीं कर रहा, मैकेनिज्म नहीं है। जोना हार्डनिंग बाय कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन मेरे ख्याल से है, क्योंकि जोना हार्डनिंग जो होती है वही से क्या होता है कि डिफरेंट आपके जो आपके स्पर्म होते हैं वो आपके आके मतलब कि उसको फर्टिलाइज ना कर पाए एग को। और दूसरी बात कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस क्या होता है कि यहाँ पे ओवा के अंदर कई सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं बस्ट कर जाते हैं जब आपका एक स्पर्म आता है। उससे क्या होता है कि जब कई सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो होते हैं बस्ट कर जाते हैं तो एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, जिससे कि जोना हार्डनिंग हो जाती है और कई सारे स्पर्म पॉलीस्पर्मी नहीं कर पाते। फास्ट ब्लॉक वाया मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, फास्ट ब्लॉक के टेक्निक अगर बताएं तो ये आपका सी एलिगेंस में वर्क करती है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी देखने को मिलती है किसमें आपके मैमल्स में। कीमोस्टैक्सिस ऑफ एडिशनल स्पर्म, ये बढ़ावा देता है पॉलीस्पर्मी को। कीमोटैक्सिस यानी कीमो कुछ केमिकल चेंजेस करेगा जिससे कि आपका स्पर्म बहुत ज़्यादा करीब आएंगे ओवा के, तो ये एक बढ़ावा देने को फैसिलिटेट करने का वर्क है, ये पॉजिटिव वर्क है। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें कि जोना हार्डनिंग बाय कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस के थ्रू आपको पॉलीस्पर्मी को क्या किया जाता है प्रिवेंट किया जाता है। आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा और वो हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन होने वाला। जैसा कि आपको पता है पार्ट बी एंड पार्ट सी के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे पार्ट बी सी का ये क्वेश्चन होने वाला है। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, जिसमें कि कुछ सेंटेंस कह रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट स्टडी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सी एलिगेंस यानी कैनेथ्रो हैबिटिस एलिगेंस इन द टू ब्लास्टोमियर्स ऑफ टू सेल स्टेज AB एंड P1 वर फिजिकली सेपरेटेड इन द कल्चर्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इट वाज द ऑब्जर्व्ड एंड P1 ब्लास्टोस्पर्म वाज कैपेबल टू ऑटोनॉमसली जनरेटिंग ऑल द सेल टाइप्स इट नॉर्मल प्रोड्यूस इन द इंटैक्ट एम्ब्रो व्हाइल द AB ब्लास्टोमियर इज फेल्ड टू डू सो। Based on the above observation, which is not reasonable mechanism of self-fate determination early से elegance development। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने क्या किया सी एलिगेंस में से क्या हुआ, उन्होंने कुछ सेल्स को निकाला, एम्ब्रियो की कुछ सेल्स को निकाला, जिसमें कि एक पहली सेल्स का नाम P1 दिया और दूसरी सेल्स का नाम आपका AB सेल्स दिया। अब इनको पेट्री डिश में ग्रो किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो P1 सेल्स की सेल्स थी ये क्या कर रही हैं, ये ऑटोनॉमसली ग्रोथ की हैं, ऑटोनॉमसली ग्रोथ की हैं और पूरा बॉडी बना दी है। यानी आप एक समझ लीजिए इमेजिनरी कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे रहे हैं। उसकी जगह पे जो AB सेल हमारी थी, AB सेल क्या हुई ग्रोथ नहीं कर पा रही, वो फेल हो जा रही हैं। और ये क्या थी कि ये कंडीशनली सेल थी, यानी ये कह नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फेल हो जा रही हैं। यहाँ P1 सेल क्या कर रही हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म बना ले रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है कि ये इनमें से स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कंडीशन इनमें दोनों में वर्क करती है। तो यहाँ सबसे पहले ग्रोथ का एक फिनोमिना समझ लेते हैं। ग्रोथ सेल की ग्रोथ का एक फिनोमिना होता है और ये दोनों को इंडिपेंडेंटली एक दूसरे जगह पे अलग अलग रखा गया पेट्री डिश में। ग्रोथ में की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ में एक फिनोमिना होता है, जैसे कि हम ऑटोनोमस ग्रोथ कहते हैं सेल की, और आपका एक कंडीशनल ग्रोथ कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है ऑटोनोमस ग्रोथ में कि इनमें सेल के अंदर एक कैपेसिटी होती है खुद की, कि जिससे कि वो पूरा उनको उनका फेट पता होता है, वो मैटरनल साइड से आती हैं और उनको उनका फेट यानी उनका उद्देश्य पता होता है, लक्ष्य पता होता है कि उन्हें पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है या फिर कौन सा स्पेसिफाई ऑर्गन बनाना है। तो ये चीज़ यहाँ पे होता है कि ऑटोनोमस में पूरा ऑर्गन बनाने की क्षमता होती है। कंडीशनल की बात करें, ये दूसरे सेल के इफेक्ट में काम करती हैं, यानी इन्हें कुछ कंडीशन दी जाती है और दूसरा सेल ग्रोथ होता है तो वही से फैसिलिटेट करता है। ये पूरा ऑर्गन नहीं बना सकती, किसी स्पेसिफाई कंडीशन इनको दी जाती है।
तो बेस्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब कि बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, जैसा कि मैंने बताया कि ए P1 सेल पूरा ग्रोथ कर दे रहे हैं, AB सेल नहीं ग्रोथ पा रहे हैं, तो इनके हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मोस्ट एक्यूरेट। तो पहला बोला P1 इज सेल इज स्पेसिफाइड टू ऑटोनोमस मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग मैटरनल डिटर्मिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि P1 सेल जो होती है वो ऑटोनोमस मैकेनिज्म यानी पूरा ग्रोथ कर दे रही है ऑर्गेनिज्म का, और ये मैटरनल साइड से आती है, इस वजह से इनको इनका उद्देश्य पता होता है, इनका लक्ष्य पता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल सही होगा। सेकंड बोल रहा था AB सेल यानी ये वाली सेल जिनको कि निकाला गया है, रिक्वायर्स द कंडीशनल सिग्नल सेल सेल इंटरेक्शन, यानी सेल सेल के इंटरेक्शन जब होगी तो इन्हें कुछ कंडीशन मिलेगी, उसके हिसाब से ये ग्रोथ करते हैं फॉर प्रॉपर फेट एक्सपेशिएशन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ बोला बोथ AB एंड PI आर कंडीशनली स्पेसिफाइड, तो ये बिल्कुल गलत बोला। PI जो है वो हमारी ऑटोनोमस मैकेनिज्म पे वर्क कर रही है और जो AB है वो हमारी कंडीशनल सिग्नल पे वर्क कर रही है, तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोथ ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन एंड इंटरसेलुलर सिग्नलिंग कंट्रीब्यूट टू अर्ली सेल फेट डिसीजंस इन C एलिगेंस एम्ब्रियोज, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही कह रहा है। इसमें दोनों वर्क कर रहे हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन भी कुछ हद तक वर्क कर रहा है और इंटरसेलुलर सिग्नलिंग भी वर्क कर रही है कंडीशनल में, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी है ये दोनों को, ऑटोनोमस और हमारा कंडीशनल दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो A एंड C कह रहा है तो C वाला ऑप्शन तो हमारा गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। B एंड D कह रहा है तो B और D वाला हमारा भी सही होगा। साथ साथ A एंड D बोल रहा है तो A एंड D भी हमारा सही होगा। C एंड D बोल रहा है तो C D हमारा C के गलत हो जाएगा। अब बात करें A B और D में सबसे सही ऑप्शन कौन से होंगे, तो A वाला ऑप्शन और हमारा D वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे B वाला ऑप्शन इसलिए हम कुछ हद तक कम कर रहे हैं क्योंकि बी वाला केवल एक कंडीशनल ग्रोथ को बता रहा है सेल की, लेकिन डी वाला दोनों के लिए आपके ऑटोनोमस P1 सेल के लिए बता रहा है और AB सेल के लिए बता रहा है, तो इसलिए ए और डी वाला ऑप्शन हम ज़्यादा सही मानेंगे। यहाँ पे ए और डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही सिंपल लैंग्वेज समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे होगा, उसका जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि ओवास्टेनिन इज द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल प्रोटीएज रिलीज ड्यूरिंग द कॉर्टिकल रिएक्शन इन मैमिलियर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ थोड़ा पहले बेसिक में आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ओवास्टेनिन क्या होता है, ओवास्टेनिन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो आपका ये यहाँ पे ZP2 आपको पता होगा कि जोना पेल्लुसिडा की लेयर 2 होती है मैमेलियन में। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवास्टेनिन क्या होता है, जब आपका यहाँ पे एग होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पर्म आता है और वो फर्टिलाइज करता है, तो यहाँ पे जो ZP2 की लेयर होती है ये आपकी एक केमिकल इसके फर्टिलाइजेशन पे सिक्रीट होता है जिसे कि ओवास्टेनिन कहते हैं। ये आपकी ZP2 लेयर को क्या कहता है, क्लीव कर देता है। क्लीव कर देता है तो क्या होता है कि एक हार्ड लेयर यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की वजह से बन जाती है और ZP2 को क्लीव होने पर ही ये बनती है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे स्पर्म इस लेयर को क्या करते हैं, फ्यूज नहीं कर पाते। केवल एक ही स्पर्म स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म ही एक ठो केवल फ्यूज कर पाता है इसे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ZP2 से रिलीज होता है ओवास्टेनिन, ओवास्टेनिन इस ZP2 लेयर को क्लीव कर देता है। क्लीव करने से क्या होता है कि आपके बहुत सारे स्पर्म फ्यूज नहीं हो पाते, केवल एक ही स्पर्म फ्यूज कर पाता है। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिससे क्या किया गया कि जो ये ओवास्टेनिन है इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इस ओवास्टेनिन को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। तो इसमें अब क्या होगा, इस पे आपका स्पर्म और ओवा के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्हीं कंडीशन में से हमको क्या करती है, मोस्ट एक्यूरेट कंडीशन को चूज करना है, स्टेटमेंट को चूज करना है। तो पहला बोल रहा है ZP2 इन द जोना पेल्लुसिडा विल रिमेन अनक्लीव्ड। तो यहाँ बोल रहा है कि ZP2 इन द जोना पेल्लुसिडा विल रिमेन अनक्लीव्ड। तो ZP2 जो है वो जोना पेल्लुसिडा को क्लीव नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन सही कह रहा है क्योंकि ZP2 तो ओवास्टेनिन को रिलीज करेगा, ओवास्टेनिन आके क्लीव करेगा। जब ओवास्टेनिन है ही नहीं तो ये क्लीव नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही कह रहा है। और मल्टीपल स्पर्म में पेनिट्रेट टू जोना पेल्लुसिडा इंक्रीज द चांसेस ऑफ पॉलीस्पर्म। जो ओवास्टेनिन है वही तो प्रिवेंट कर रहा है जोना पेल्लुसिडा क्लॉट करके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की एक हार्डनिंग कवरिंग बना करके पॉलीस्पर्मी को रोक रहा है। लेकिन जब ओवास्टेनिन नहीं होगा तो ये सारा वर्क कौन करेगा। तो हिसाब से ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही है क्योंकि मल्टीपल स्पर्म आएंगे फिर और मल्टीपल स्पर्म फ्यूज करेंगे तो पॉलीस्पर्मी देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही कर रहा है। थर्ड बोला CD9 प्रोटीन मेडिएटेड मेम्ब्रेन फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड एग विल बी कंप्लीटली ब्लॉक। तो CD9 प्रोटीन मेडिएटेड मेम्ब्रेन जो फ्यूजन होती है ये आपको प्राइमरीली होती है कि आपका स्पर्म आके यहाँ पे चिपक सके और मतलब कि फ्यूजन स्टार्ट हो सके। तो यहाँ पे ये इसका कोई वर्क नहीं है, कंप्लीटली ब्लॉक क्यों होगा, ये तो प्राइमरीली कंडीशन होती है कि स्पर्म आके अटैच करेगा ओवा से। तो ये तो देखा जाएगा चाहे ये इसकी लेयर हो, चाहे ओवास्टेनिन हो, चाहे ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कंप्लीटली ब्लॉक होने के कारण क्या हो रहा है, ये गलत बोल रहा है। द इनिशियल स्पर्म कैन स्टिल बाइंड एंड फ्यूज with the ovum membrane despite uncleaved ZP2। इनिशियल स्पर्म जो होगा वो अभी भी बाइंड करेगा ओवम मेम्ब्रेन चाहे वो क्लीव रहे चाहे न क्लीव रहे ZP2। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही कह रहा है। इसके अलावा बात करें तो ऑप्शन नंबर ई में क्या बोला, फर्टिलाइजेशन विल बी प्रिवेंटेड इंटायरली ड्यू टू लैक ऑफ ZP2 प्रोसेसिंग।
फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट रहेगी, लेकिन लैक ऑफ ZP2 प्रोसेसिंग से इसका कोई वर्क नहीं कह रहा है यहाँ पे। जे फर्टिलाइजेशन तो प्रिवेंट नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि वहाँ पे कई सारे आपके स्पर्म जब उसे फर्टिलाइज करने लगेंगे तो ये तो प्रमोट होगी। तो ऑप्शन नंबर ई वाला हमारे यहाँ गलत बोल रहा है। यहाँ सबसे सही ऑप्शन जो है ए एंड बी वाला सही स्टेटमेंट पूछा, तो ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पे सबसे सही माना जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। बाकी अगर कुछ एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आ रही है तो उसको हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपको लास्ट में क्या करना है, बस एक ही काम करना है आपको कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। केवल 15 से 16 मिनट का सेशन होता है, आप निकाल के दिन में किसी भी टाइम देख सकते हैं और एवरीडे आपको मिल जाता है मॉर्निंग में। तो आपकी काफ़ी हेल्प होती है अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा चाहे कि उनकी भी हेल्प हो। सारा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको। तो आई होप आपको टेलीग्राम चैनल का ये लिंक भी दिख रहा होगा, यहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को भी। ये आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्वेश्चंस होते हैं, तो इस वीक हम इसी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक हम दूसरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आएगा। थैंक यू लास्ट में, और मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर आप सभी को।